जो अभी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड में। सो बेसिकली कोविड के बाद स्पेशली हमने देखा है कि आंखों में दो प्रॉब्लम्स मेनली बढ़ रही है। जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों को कैसे अफेक्ट कर रहा है कि सभी का स्क्रीन टाइम वर्क फ्रॉम होम जैसे हो गया, सभी का ओवरऑल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इवन एडल्ट्स। ये तीनों मेजर इश्यूज है जो जिसके कारण स्पेक्स बन रहा है। मेन रीजन ये है कि आजकल सभी बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कौन सी तीन चीज़ें हैं जो खाने से आई साइट इम्प्रूव होती है? बहुत लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी कि हम बढ़ते हुए चश्मे के नंबर को रोक सकते हैं। जो ओल्ड एज लोगों को कैटरैक्ट 90% of the people are having cataract. So how can we overcome this? Working with the system of problems, majorly diabetes. Diabetes कैसे affect करती है आजकल आप सबको? Because and that was literally an eye-opening session. Today we have Central India's most trusted eye specialist, Dr. O.P. Agrawal, with over 33 years of experience, and Dr. Palak Agrawal, who's bringing the new age tech and innovations in eye care. We welcome you on our show. Thank you, Sim. Thank you very much. So we'll be speaking about specs in childhood, screen times, to cataract in old age. जो अभी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड में कि आई साइट प्रॉब्लम हो गई है, जो स्पेक्स लग रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीज़न है? सो बेसिकली कोविड के बाद स्पेशली हमने देखा है कि आंखों में दो प्रॉब्लम्स मेनली बढ़ रही है। एक है मायोपिया, जिसे हम माइनस का चश्मे का नंबर कहते हैं, जो बच्चों में देखा जाता है। दूसरा है ड्राई आई। तो ड्राई आई डिजीज का इंसिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसका मेन रीज़न ये है कि आजकल सभी बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मे इट बी इन द फॉर्म ऑफ फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स। होमवर्क भी इवन स्कूल से भी स्क्रीन पे ही दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों पे लोड पड़ रहा है, जिससे माइनस का चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। एंड सेकेंड रीजन जो नंबर बढ़ने का है वो है डिक्रीज आउटडोर एक्टिविटी। सो पहले से अब सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले बच्चे बाहर जाके खेलते थे, स्क्रीन टाइम कम रहता था। अब पूरा रिवर्स है, अब स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है, जिससे माइनस का नंबर बढ़ रहा है। एक और कारण जो देखा गया है, नॉट ओनली इन चिल्ड्रन पर इवन इन एडल्ट्स, कि सभी का स्क्रीन टाइम वर्क फ्रॉम होम जैसे हो गया है, तो सभी का ओवरऑल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है इवन इन एडल्ट्स, और इसीलिए ड्राई आई का इंसिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि वर्क ओवरलोड भी है, कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं। जो 20-20-20 रूल है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का, वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो ड्राई आई का इंसिडेंस भी इसी तरह बढ़ रहा है जैसे मायोपिया का इंसिडेंस पोस्ट कोविड बढ़ रहा है। सो मेरे को लगता है अपन को इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में बात करना चाहिए, बी स्क्रीन टाइम, ड्राइनेस इन आईज एंड मायोपिया, क्योंकि ये तीनों मेजर इश्यूज हैं जो जिसके कारण स्पेक्स लग रहा है। सो आपको क्या लगता है कि जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों को कैसे अफेक्ट कर रहा है? हाउ कैन वी वर्क ऑन दिस कि बच्चों को अपन और ज़्यादा मोटिवेट करें, जैसे आपने बोला कि आउटडोर गेम्स के लिए, या उनको और किन एक्टिविटीज में इंडल्ज कर सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं? यदि हम इंसिडेंस की बात करें तो मायोपिया जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से 2047 या 2050 तक the incidence will increase to 50% of kids will have myopia. और सबसे एक बड़ी बात यह है कि अभी साइंस ने जो प्रोग्रेस की है, और अभी किसी को भी ये नहीं मालूम है कि हम चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट इज हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू रिग्रेस, या हम कैसे उस नंबर को बच्चों में बढ़ने के लिए रोक सकते हैं। जो आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है जिससे हम चश्मे का नंबर बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है जिसमें हम पहले बोलते थे कि हम चश्मे से 6 देख पा रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी में जो बच्चे जिनका लेजर ऑपरेशन करना है वो 6.5 और 6.4 भी देख सकते हैं। 6 और 6.5 आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे? जैसे आपने किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक चार्ट लगा है, जी, उसमें जो एक लाइन रहती है उसके नीचे लिखा रहता है 6.6।
मतलब हम वो जो सबसे बारीक वाली लाइन है उसको चश्मे के द्वारा पढ़ सकते हैं, दैट इज नॉर्मल। ओके बट यदि हम उससे थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ सकें, दैट इज सुपर नॉर्मल। Means we can give better quality and quantity of vision to the patients needing surgery for myopia or hypermetropia. Mainly it is myopia patients. So इन सब के बारे में डॉक्टर पलक जो इसी के एक्सपर्ट्स हैं, she is expert for cataract and refractive surgery. She will let you know one by one how we can treat हमारे जो होनहार हैं, जिनको हमें देश संभालना है, जिनको सब चीज़ों को देखना है, उनको कैसे हम प्रिवेंट करें और कैसे ट्रीट करें। सो बेसिकली मायोपिया जो है, हम माइनस के चश्मे का नंबर की बात कर रहे हैं, वो क्यों लगता है किसी जिनकी भी आईबॉल का लेंथ एबनॉर्मली लॉन्ग ग्रो होता है, उन्हें माइनस का चश्मे का नंबर आता है। जैसे हाइट ग्रो होती है विद इंक्रीजिंग एज, आईबॉल की भी ग्रोथ होती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। एक लिमिट तक ग्रो हुआ आईबॉल तो इट्स नॉर्मल, पावर 0 आएगा अगर नॉर्मल आईबॉल ग्रो हुआ। पर अगर उसके बियॉन्ड आईबॉल की लेंथ ग्रो हो जाती है तो माइनस का चश्मे का नंबर बढ़ता रहता है। तो बेसिकली ये बच्चे को कभी नहीं समझेगा कि उन्हें कम दिख रहा है, क्योंकि इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवर द इयर्स होता है। तो हमें अर्ली आई स्क्रीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्क्रीनिंग लेस देन 3 इयर्स होना चाहिए, और फिर वंस द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल एक बार प्री स्कूल में होना चाहिए, एंड देन ईयरली आफ्टरवर्ड्स होना चाहिए। अगर चश्मे का नंबर डिटेक्ट होता है कोई भी एज में तो 6 मंथली स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है टिल द इयर्स ऑफ 18 इयर्स। तो अब माइनस का नंबर लग गया, अब हमें चाहिए कि ज्यादा बढ़े ना, कंट्रोल वे में बढ़े, क्योंकि पूरा 100% रोकना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। 70 to 75% तक हम न्यूअर मोडालिटी से नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए जैसा हमने देखा कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और इसीलिए आई स्ट्रेन हो रहा है, तो फर्स्ट लाइफस्टाइल मेजर और मॉडिफिकेशन जो बच्चे को करना है और पेरेंट्स को हेल्प करना है वो है स्क्रीन टाइम लिमिट करना। कोई रीजन से अगर स्क्रीन टाइम करना जरूरी हो रहा है, जैसे स्कूल का होमवर्क है, कोई प्रोजेक्ट है, तो बड़े स्क्रीन पे कर। Phone is always more dangerous compared to laptop or compared to a TV. So we should use laptop instead of phone. Yes, of course. Okay. जितना बड़ा स्क्रीन रहेगा उतना डिस्टेंस से बच्चा यूज करेगा, उतना आई स्ट्रेन कम पड़ेगा। Okay. So लिमिट करना है, if not possible use bigger screens with larger fonts, थोड़ा सा कि एकदम माइक्रो ना रहे, आपको भी ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। पेरेंट्स को ये चीज पता होना चाहिए कि स्क्रीन से उनका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है बच्चों का, बिकॉज आज के टाइम में सब वर्किंग पेरेंट्स है, किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग फोन देकर ही खाना खिलाते हैं बच्चों को। वो आदत भी बहुत गलत है कि ड्यूरिंग फीडिंग फोन देना बहुत जरूरी है। वो सब पेरेंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है ताकि ये चीजें डिस्करेज हो। प्लस How can parents work on this कि वो स्क्रीन दूर रखें बच्चों से? they have to provide them larger screens as we said, and दूसरा उनको खुद को भी कंट्रोल करना पड़ेगा स्क्रीन टाइम, because they are the role model for बच्चे देखने से सीखते हैं। हाँ, तो अगर वो सारा टाइम फोन में Exactly. फोन यूज करेंगे तो yes, बच्चों को नहीं it's a practice what you preach। जो आप बच्चों को बोल रहे हो पहले आपको खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट उनके सामने स्क्रीन का यूज करें जितना हो सके, एंड उसी से बच्चा धीरे धीरे सीखेगा। बाकी encourage outdoor activities. So according to the studies it's 2 hours. Minimum 2 hours of outdoor activities in mild to moderate sunlight is must for myopia prevention. पर आज के टाइम में अगेन स्कूल्स, ट्यूशंस, क्लासेस और इन सनलाइट बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पूरा सनलाइट का पीरियड उनका या तो स्कूल या तो ट्यूशंस में चला जाता है। सो दे रिलाई ऑन स्कूल कि स्कूल में हो रहा है प्ले एक्टिविटी, तो वो उतना आउटडोर एक्टिविटी हो रहा है, बट कोई स्कूल में डेली नहीं होता है, 2 hours तो सवाल ही नहीं होता है। So it's like 2 days a week होता है कुछ आउटडोर एक्टिविटी, that to half hour 45 minutes, that is not enough। घर पे कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट हमें या तो इन मॉर्निंग या तो इवनिंग 4-5 जब हल्का सा सनलाइट हो तब कोई ना कोई एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, एनीथिंग इज फाइन। एक्टिविटीज सनलाइट के प्रेजेंस में यस, सो वो हेल्प करता है विजन में 100%। सनलाइट में विटामिन डी होता है, एंड वो विटामिन डी जो है वो नॉर्मल आईबॉल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सो सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट। अगर वो बच्चा शाम में 7-8 o'clock जा रहा है, बहुत से पेरेंट्स में बोलते हैं, और कई पेरेंट्स कहते हैं कि बैडमिंटन खेल रहा है, सो क्लोज रूम में रहता है, बहुत सी बार जो बैडमिंटन कोच रहते हैं, सो दैट इज नॉट हेल्पफुल फॉर आई फॉर प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया। फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, पर आई के हिसाब से वो हेल्पफुल नहीं हो रहा बिकॉज देयर इज नो सनलाइट।
So it should be in sunlight. अगर 2 hours नहीं possible है तो 1 to 1.5 hour, 1 hour कुछ नहीं से कुछ better है. So but daily outdoor activity is must for children. ये दो lifestyle measures हैं जो वो घर के लेवल पे household level कर सकते हैं. Limit screen time, increase outdoor activity. ओके सो जैसा आपने बोला, आपने मेंशन किया कि 3 साल से छोटे बच्चे को आई चेकअप करा लेना चाहिए. फर्स्ट आई चेकअप शुड बी डन जब बच्चा 3 साल से छोटा हो. सो आपने देखा है कि 3 साल से छोटे बच्चों को भी स्पेक्स आजकल लग रहे हैं. डेफिनेटली लग सकते हैं, ऑल्दो कम है 3 इयर्स से नीचे बिकॉज अभी पूरा ग्रोथ हुआ नहीं है, पर प्लस में नंबर लग सकता है 3 इयर्स से नीचे विच इज नॉर्मल टू सर्टेन एक्सटेंट. पर अगर उससे ज्यादा प्लस नंबर लग रहा है तो वो भी अबनॉर्मल है. वी कॉल दिस हाइपरोपिया. प्लस का नंबर अगर आते हैं, और बहुत रेयर केसेस में बहुत छोटे बच्चों को भी माइनस का नंबर हमने देखा गया है. प्लस नंबर नहीं भी हो तो बहुत सारी दूसरी बीमारियां होती है यंग एज में जो नहीं पेरेंट्स को पता होता है कि किसके लिए स्क्रीनिंग करना है. जैसे कंजेनिटल कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो सकता है, पर्दे की बीमारी हो सकती है, कंजेनिटल ग्लोकोमा हो सकता है. उसके लिए तो एट बर्थ अगर स्क्रीनिंग कराएंगे तो सबसे अच्छा है, स्पेशली इफ द चाइल्ड इज प्रीमैच्योर. ओके उम्र से पहले अगर हो रहा है, टर्म से पहले, तो रेटिनोपैथी प्रीमैच्योरिटी करके पर्दे की एक कंडीशन रहती है जिसे जितना अर्ली डिटेक्ट किया उतना अच्छा रहता है. तो इवन इफ इट्स नॉट पावर, देयर आर सर्टेन अदर डिजीजेस ऑफ आई व्हिच कैन हैपन इन यंगर एज, जिसके लिए स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेरेंट्स नहीं नोटिस कर पाएंगे, बच्चे को तो समझेगा ही नहीं. बट बच्चों को ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे, मतलब क्योंकि बच्चों का साइन एक बहुत बड़ा रोना ही होता है कि वो रो रहे हैं, तो हमें कैसे पता पड़ सकता है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है आईज में, कि उनको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है या जैसे आंसू ज्यादा निकल सकते हैं, ड्यूरी आईज हो सकती है. क्या सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स देख सकते हैं अगर उनके बच्चों को कुछ आई प्रॉब्लम हो रही है तो? यदि नियोनेट्स की बात करें तो बच्चा कितना होता है, यदि वो प्रीमेच्योर है और समय से पहले हो गया है तो ये पीडियाट्रिशियन की भी और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चों की चेकअप होना ही होना चाहिए. मतलब बर्थ के 1 महीने के अंदर अंदर चेकअप होना चाहिए कि उसे पर्दे में कोई परेशानी नहीं है. दूसरा ज्यादातर होता है कि बच्चे को 1 या 2 आंखों से पानी आता है. यदि पानी आ रहा है इसका मतलब है कि उसका जो पानी जाने का रास्ता है वो बंद है, और वो एक सिंपल टेक्निक से हम लोग यहाँ प्रेस करते हैं, उससे वो पानी जाना बंद हो जाता है और बच्चा ठीक होता है. उसके अलावा कई बार होता है कि किसी बच्चे की एक आंख छोटी है, किसी की एक आंख बड़ी है, किसी को पुतली के बीचों बीच में एक सफेद धब्बा दिख रहा है, या बच्चा जैसे 2 महीने 3 महीने के बाद वो आंख मिलाने लगता है, लाइट की तरफ देखने लगता है, वो नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि उसके बच्चे की जांच करनी है. ओके, ये छोटे बच्चे के लिए. और जैसे बच्चे थोड़े थोड़े जैसे बड़े हो जाते हैं और जब स्कूल गोइंग होते हैं तो कैसे पता पड़ेगा कि बच्चों को चश्मा है जब उनका विजन? पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को डांटते हैं कि पास से चश्मा, पास से टीवी क्यों देख रहा है. सब पेरेंट्स जानते हैं तू पास में बैठ के टीवी देख रहा है, तुझे चश्मा लग जाएगा. बट ये एक्चुअली होता है उल्टा. जिस बच्चे को चश्मा होता है ना और हमें नहीं मालूम है तो उसको तो टीवी देखना है, उसको जितनी दूर से देखिए दिखेगा वो वहां जाके बैठ जाएगा. आप एक बार मारेंगे, समझाएंगे, उसको पीछे बिठाएंगे, थोड़ी देर बाद वो वापस आएगा. तो यदि बच्चा पास से टीवी पिक्चर देख रहा है तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उसकी आंख में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है. बच्चा यूँ आंख छोटी छोटी करके देख रहा है, ऐसे 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 करके देख रहा है, इसका मतलब है कि उसको चश्मे का नंबर है. जब भी हम आंख छोटी करेंगे तो हमको चीजें साफ दिखने लगेंगी बिकॉज उसमें स्लिट बनती है. ठीक है. जो बच्चा स्कूल से अपना होमवर्क लिख के नहीं आ रहा है ना, उसको डांट पड़ रही है कि ये कुछ लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि वो बैठा हुआ है, उसको दिख ही नहीं रहा है कि मैडम क्या पढ़ा रही है. तो ऐसे बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका चेकअप होना चाहिए. इसके अलावा यदि पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है, मदर फादर को, तो देयर आर जेनेटिक चांसेस कि बच्चे को चश्मे का नंबर आएगा. तो जिन भी पेरेंट्स को नंबर है, भले ही उन्होंने अपने चश्मे का नंबर हटा लिया हो, फिर भी ये वो एक जेनेटिक है कि उनके बच्चों को चश्मे का नंबर आने की संभावना ज्यादा रहती है. तो ऑल दिस थिंग्स शुड बी इंडिकेटर कि हमें बच्चे की आंखों की जांच करानी. बट आई थिंक आजकल जेनेटिकली केसेस खुद भी कम आ गए, बट लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो बच्चों को स्पेक्स लग रहे हैं
वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है उस चीज़ का। जेनेटिक तो हजारों सालों से है। हाँ है ही सही। जी व्हाई इट इज आफ्टर कोविड, ओके व्हाई इट इज आफ्टर कोविड की मायोपिया प्रोग्रेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, बिकॉज कोविड ने हम सबको घर में अंदर रहना सिखा दिया और सुबह से शाम तक मोबाइल सिखा दिया। तो उस कारण से ही अब इतना ज्यादा मायोपिया प्रेसिपिटेट हुआ है। और दूसरा जो लाइफस्टाइल अभी चेंज हुई है, जैसे ये भी मुझे कंप्यूटर का कोई काम नहीं है और मैं बाकी दूसरा कुछ भी काम कर रहा हूँ, बट फिर भी कम से कम 4 to 6 आवर्स या 7 आवर्स उस व्यक्ति के मोबाइल पे जा ही रहे। मिनिमम स्क्रीन टाइम मतलब जो एडिक्शन मोबाइल का हुआ है ना, that is increasing myopia in children and dry eye in each and every individual of the world. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हम बात कर रहे हैं कि ड्राइनेस बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ गैजेट्स एंड मोबाइल डिजीज। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब हम मोबाइल देखते हैं तो एक तरफ देखते रहते हैं, हमारा जो ब्लिंक रेट है ना वो कम हो जाता है, मतलब हम आंखें कम झपकाते हैं। ठीक है, यदि हम आंखें कम झपकाएंगे तो हमारी आंखें ज्यादा देर खुली रहेंगी और जो टीयर मतलब जो आंसू हमारी आंखों में बन रहे हैं वो ड्राई हो जाएंगे। इट इज नोन एज इवोपरेटिव ड्राइनेस। मतलब हम जितना ज्यादा यहाँ देख रहे हैं, एक तो आई स्ट्रेन हमारा बढ़ रहा है और दूसरा हमारी आंखें ज्यादा समय के लिए खुली रह रही है। जो कॉर्निया है उसके ऊपर आंसू की जो लेयर है, जो टीयर्स की लेयर है, वो डैमेज हो रही है। दैट इज द मेन रीजन। सो अगर मतलब इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है, जो भी बड़े अडल्ट्स भी जो आईटी कंपनीज में हैं जिनको 8-9 घंटे का स्क्रीन टाइम मिनिमम है ही, सो वो ब्लिंक करके ही इस प्रॉब्लम का। So there are basically two things. First thing is dryness हो रहा है हमें स्क्रीन से because we are not blinking. So frequent blinking is first lifestyle modification. Even though बहुत छोटा सा चीज है ये, blink करना किसी को याद नहीं रहता है while we are working. So लेकिन वो हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि as we have discussed, blink करने से tears secrete होते हैं eyes में और dryness prevent होती है. Second thing जो स्क्रीन से होता है that is eye strain, which we call asthenopia. So asthenopic symptoms में क्या होता है? पलकों का भारीपन लगना, आंखों का दर्द होना, सर दर्द होना, पीछे तक जाना. So all these are eye strain symptoms. उससे रिलीफ करने के लिए 20-20-20 rule is there, which is after every 20 minutes you have to take a break of 20 seconds and look 20 feet away. Okay. So ये दोनों चीजें आप आपके स्टिकी नोट पे, as I tell all my patients कि आप स्टिकी नोट पे जिस डेस्क पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे स्टिक कर दीजिए, because you will not remember, आप भूल जाओगे In every 20 minutes you Yes. have to take a break. Yes, and break should be very small for 20 seconds. And वो break में फोन नहीं देखना है या स्क्रीन नहीं देखना है, उस break में Screen से break लेना है. Yes, screen से break लेना है, because you have to look far. अगर वहीं बैठे बैठे if you want to take break, you don't have time, तो विंडो से बाहर देख लीजिए, या रूम में जितना दूर आप देख सकते हैं उतना दूर for 20-30 seconds or so, and then you can resume work. तो जो लेट इवनिंग्स यूजुअली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि इवनिंग में हमारा सर दर्द भारीपन स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिन में ऐसा कुछ हुआ है जो इवनिंग में इफेक्ट दिखा रहा है, सो दिन में यूजुअली उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, सो दे हैव टू टेक ब्रेक्स एंड रिलीव द स्ट्रेन फ्रीक्वेंटली By तो blinking the eyes. blinking and following 20-20. अदरवाइज वो पूरा पाइल अप हो जाएगा, इवनिंग तक उनका हेडेक होने लगेगा. स्पेक्स लगने के बाद जो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है नंबर, सो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आजकल क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या घर पे भी नेचुरली भी कैसे ध्यान सकते हैं कि नंबर कंट्रोल रहे? मैं बार बार अपने सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी भी ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि हम बढ़ते हुए चश्मे के नंबर को रोक सकते हैं। जब हम लोगों ने प्रैक्टिस चालू करी थी तब हम सब पेरेंट्स को कहते थे कि एक बार चश्मे का नंबर आया तो 20 से 22 साल की उम्र तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, हर 6 महीने में जांच करानी है, हर 6 महीने में उसके नंबर में जो चेंज आ रहा है वो चश्मा लगाना है, बिकॉज यदि बच्चा कम नंबर का चश्मा लगा रहा है तो ठीक से नहीं देख पाएगा। बट अब आज की तारीख में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ दवाइयां हैं जिसके द्वारा हम चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं।
तो ये जो सबसे बड़ा मैसेज है जो हर पेरेंट्स के पास पहुंचना चाहिए कि जो बच्चा 4 साल से 16-17 साल की उम्र में है, हम उसके नंबर को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? मैं डॉक्टर पलक को कहूँगा कि वो आप लोगों को बताएं। So basically we have already discussed the lifestyle measures. दो lifestyle measures थे जिसमें limit screen time, increase outdoor activity. Apart from this, of course, lifestyle में ये भी आता है कि nutrition अच्छा होना चाहिए. Fruits, vegetables, nuts, seeds, especially green leafy vegetables, carrots. ये सब ऐसे कौन सी 3 चीजें हैं जो खाने से आईसाइट इम्प्रूव होती है? ओके सो एकदम साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस चीज का जो हम यूजुअली ऑनलाइन देखते हैं इतना कि कैरेट्स का जूस लोग लेते हैं बीटरूट मतलब इज इट अ myth or a fact कि It's more of carrots a से myth. आईसाइट इम्प्रूव No, होती no, है? it's more of a myth. There is no scientific or medical evidence for it. Okay. But ये सब बाद में आता है. That's why ये अब तक अपन ने डिस्कस नहीं किया था because ये of course अच्छा होना चाहिए न्यूट्रिशन. Nuts, seeds ये सब इंक्लूड होना चाहिए. कहीं ना कहीं विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन ए which is important for eyesight, antioxidants ये सब है present ये foods में. पर they will not control myopia. चश्मे का नंबर नहीं वो कंट्रोल करेंगे और रिवर्सल तो दूर की बात है. रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल कि फ्रूट्स खा के नंबर हट गया जो बहुत से पेशेंट्स हमें बोलते हैं. सो आई यूजुअली टेल देम कि आप ट्राई कर लीजिए अगर हुआ तो मुझे बताइएगा बिकॉज टू आवर नॉलेज देयर इज बादाम, मिश्री एंड मतलब बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं कि घी आंखों में डालना है या जो फेस वॉश करते हैं मॉर्निंग में कि ठंडे Okay. पानी से आंखें धोनी है. ये सब बहुत Yes. सारी बातें हैं जो बिल्कुल. सो according to homeopathy it may be true but according to allopathic science there is nothing like this. We usually advise the patients to have good nutrition but we warn them, we tell them कि बाकी चीजें जो पहले 2 मैंने कहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये नेक्स्ट इन लिस्ट आती है आपको करना चाहिए. जंक फूड अवॉइड करना चाहिए बच्चों ने फॉर वेरियस अदर हेल्थ रीजंस. अब मैं हर पेशेंट से पूछती हूँ मेरी आदत है बिकॉज आई वांट टू टेल देम कि नहीं करना. तो एक हर पेशेंट आई थिंक मुझे आज तक मिला है जो कि हम ऐसा नहीं करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि गॉड आप नहीं करते. ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इससे क्या हार्म होता है इससे? So basically the water we use is usually tap water. Infection, allergy और dryness ये 3 चीजें बढ़ती हैं. Even if the water is drinkable water, it is not advisable क्योंकि वाटर से हम क्या कर रहे हैं जो हमारा ऑयली लेयर है टीयर फिल्म का which is present at the outermost part. 3 layers होते हैं. सबसे बाहर ऑयली लेयर होती है. We are washing away the oily layer by splashing water in the eyes. जैसे ही ऑयल हटेगा वैसे नीचे का जो एक्वस लेयर है जो एक्चुअल वाटर कंटेंट है टीयर फिल्म का वो इवेपोरेट हो जाएगा टू द सराउंडिंग्स और ड्राइनेस का इशू बढ़ेगा. We want to preserve that oily layer. We do not want to remove it. And apart from this, sleep should be proper in children to control myopia. जो 4th-5th नंबर पे आता है कि 8 hours of sleep होना चाहिए because कुछ स्टडीज में देखा गया है कि sleep का पैटर्न प्रॉपर होना जरूरी है. एटलीस्ट 8 hours, be constant sleep at night, avoid late night screen usage. एंड अदर देन दैट तो फिर मेडिकल मेजर्स आते हैं जिससे हम पावर को रोक सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा रोल है. अगेन दिस ड्रॉप हैज बीन यूज्ड सिंस एजेस बट स्टिल पेशेंट्स डोंट नो कि एक बहुत ही सिंपल से लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप आती है every day at bedtime. If you instill it in child's eye, it will control myopia by 60 to 65%. ओके सो एक ड्रॉप है जिन बच्चों को स्पेक्स है उनमें अगर ये ड्रॉप्स यूज करते हैं सो कंट्रोल मतलब 60% कंट्रोल हो सकता है कि नंबर इंक्रीज नहीं. यस जो बच्चा 3 से 4 साल की उम्र में है और उसको डायग्नोस हुआ है तो उसको माइनस का नंबर स्फेरिकल वाला है, नॉट सिलिंड्रिकल नंबर. और वो 16-17 साल की उम्र तक हमें मालूम है कि बढ़ना है 18 साल तक की उम्र में बढ़ना है. तो ये जो एक्सियल मायोपिया होता है जिसमें आंखों की लंबाई बढ़ती है, ये जो ड्रॉप्स है ये ड्रॉप्स उस लंबाई को बढ़ने से रोकती है. तो इसके चश्मे का नंबर कंट्रोल हो सकता है. और ये ड्रॉप्स रात को सोते समय बच्चों को डालना रहता है. वो पेरेंट्स को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं किस बच्चे को डालना नहीं डालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा उस बच्चे की एक्सेल लेंथ कितनी है जिस दिन वो ड्रॉप चालू करते हैं उसको चेक करना रहता है. स्पेशल मशीन्स होती हैं जो बायोमेट्री कहलाती है, उससे हम एक्सेल लेंथ एग्जैक्ट देखते हैं इन मिलीमीटर इन लेस देन मिलीमीटर की क्या उसकी लेंथ है. तो फिर हर 6 महीने में उसको चेक करना जरूरी है. ओके सो ये चेकअप करवाने के बाद ही अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना है तो ही यूज करना है, अदरवाइज
because it has very specific indication. हर माइनस के चश्मे के नंबर में हम नहीं दे सकते. So axial होना चाहिए and there are other indications जो हम देखने के बाद assess करते हैं. So drop is one such measure. Second is myopia control glasses, which again very few patients are there. So basically वो normal चश्मे जैसे दिखते हैं, जैसे चश्मे बच्चे यूज करते हैं, पर उसका जो कांच रहता है, जो ग्लास रहता है, that is different. It has different rings in it. So वो rings actually रहता है जो माइनस के चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोकता है. Same purpose है. Drop is also doing the same thing, and the rings and the glasses are also doing the same thing. But when to prescribe, when to start those glasses, and especially the education about those glasses is very important. कि पता होना चाहिए कि normal चश्मे तो हम बना ही रहे हैं, पर if we want कि control हो जाए और in case हमें drop use नहीं करना है या drop use करने के बाद भी किसी का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, so we can always combine the drops with the glasses. Okay. तो किसी को पता कुछ नहीं चलेगा कि हम बहुत एडवांस ग्लासेस यूज कर रहे हैं, पर डेफिनेटली अगेन इट विल कंट्रोल myopia by 60 to 70%. ये सेकेंड मोडालिटी है मेडिकल मेजर. एंड वन मोर थिंग इज देयर, उसको हम ऑर्थो के लेंसेज बोलते हैं. ऑर्थो केरेटोलॉजी. सो दोस ये एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज है जो हम रात में पहनते हैं. बच्चे रात में पहनते हैं सोने से पहले, एंड सुबह उठकर वो लेंस को रिमूव करते हैं. The entire next is work actually तीनों modalities में सबसे because effective. मैंने इस बारे में सुना था, Yes. but I was not sure कि ये चीज सच है, इससे इतनी इफेक्टिव है. It's very effective. तीनों modalities में सबसे ज़्यादा effective is ortho की. But acceptance is less क्योंकि जैसे ही lenses सुनते हैं and that too at night time, तो lenses usually we advise not to wear at night time. तो ये कैसे possible हुआ कि रात में पहनना है? But these are not normal lenses. Soft contact इसके कुछ lenses. भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. No, so It's Very totally minimal. safe. Very minimal. Okay. मतलब very minimal. हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स बिकॉज सबको चेक करके और मॉनिटर करके ही दिया जाता है. हम्म. तो एक दो प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं तो सब हम एडवाइस करते हैं. सो ये सॉफ्ट लेंसेज नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जो इन्फेक्शन होता है ना वो सॉफ्ट लेंसेज में होता है बिकॉज दोज लेंसेज आर लाइक अ स्पंज. उसमें इन्फेक्शन इम्बाइब हो जाता है लेंसेज के अंदर, इसलिए वो इन्फेक्शन आंख में जाता है. These are hard या rigid lenses. इसके अंदर it's like glass. हम ग्लास में पानी भरे, उसके बाद उसे निकाल के कोल्ड ड्रिंक भरे और कुछ और, तो it will not stick on the glass. तो सिमिलरली अगर इन्फेक्शन आता भी है लेंस के कांटेक्ट में तो वो ग्लास उसके अंदर इम्बाइब नहीं होगा. We can always clean it. So ये सारे एज के लोग यूज कर सकते हैं. yes. इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आर्थो केरेटोलॉजी में, आर्थो के लेंसेज का, कि बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस से भी दिखना नहीं लगाना है. वो रात में लगा के सो जाए और फिर वो पूरे दिन बिना चश्मे के काम कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि कितना पावर है, उस पावर के हिसाब से ये लेंसेज यूज होते हैं. तो उसका असर आने में, चश्मे का नंबर हटने में 1 सप्ताह का समय लगता है. तो 1 सप्ताह में रात में सोते समय लगाया तो फिर उसके बाद हम सिर्फ रात को लगाएंगे, दिन में हम बिना चश्मे के काम कर सकेंगे. बट चूंकि ये रात को लगाने वाले लेंसेज हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. थोड़ा सा कॉस्ट इन लेंसेज की ज्यादा रहती है, इसलिए बहुत इट इज क्वाइट डिफिकल्ट इन आवर कंट्री टू गेट द एक्सेप्टेंस फॉर दिस. Yeah, it has been practiced since years in abroad. पर इंडिया में वो कंसेप्ट लेट आया है और आने के बाद भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज लोग अवेयर ही नहीं है इस चीज के बारे में कि ये भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है. Yes. आजकल लोगों को एस्थेटिकली इतना अच्छा दिखना होता है कि वो एक्चुअली प्रेफर करते हैं कि हमें स्पेक्स नहीं पहनने पड़े. एंड एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि आपको स्पेक्स भी नहीं लगाना है, लेंस भी नहीं लगाना है, विदाउट एनी इरिटेशन आप Yes. पूरा दिन Yes. प्रॉपर विजन में काम कर सकते हैं. सो आपने जैसे बोला कि बेसिक सर्जरीज ये कौन सी एज के बाद अपन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. 40 years जो चश्मा लगता है वो दूर और पास का एक ही होता है. 2 नंबर अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम 40 years की एज तक हमारा जो लेंस आँख के अंदर होता है, जो लाइट को रेटिना पे फोकस करता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अप टू द एज ऑफ 40 years फॉर डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर तीनों के लिए होती है. ओके. बट आफ्टर द एज ऑफ 40 years वी नीड टू यूज ग्लासेस फॉर नियर. ये 40 years में नियर का ग्लास चालू होता है, वो 1 नंबर से चालू होता है और 50 साल की उम्र तक वो 9 नंबर तक चला जाता है. तो हर व्यक्ति को जिसको दूर का नंबर है वो प्लस का है या माइनस का है, 40 के बाद उसको नियर के लिए भी चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है. तो ये जो चश्मा लगाते हैं हम डिस्टेंस और नियर का 40 के बाद लगाते हैं.
जो चश्मे का नंबर हम हटाते हैं 18-20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, दैट इज फॉर डिस्टेंस। वो 40 ईयर्स तक काम करता है और 40 के बाद हमको पढ़ने लिखने के लिए चश्मा लगाना। यदि हमने दूर का चश्मा नहीं हटाया तो हमको दूर का पास का दोनों चश्मा लगाना पड़ेगा। और यदि हमने दूर का चश्मा हटा दिया तो 40 के बाद हमको जब घंटे 2 घंटे पढ़ना लिखना है तो ही चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। So LASIK for especially for LASIK around 25-30 years हो चुके हैं। So पहले हम ब्लेड से करते थे, that is called conventional LASIK, blade LASIK, और you can call it microkeratome LASIK। उसमें क्या होता है, LASIK में बेसिकली फ्लैप बनता है, जो ब्लैक पोर्शन हम देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड कॉर्निया, व्हिच इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, घड़ी के डायल जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो ग्लास है उसके नीचे का दिखता है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लैक। ओके, तो उस पे सारी सर्जरीज होती है, लेजर सर्जरी। सो ब्लेड LASIK में क्या होता है, फ्लैप जो बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो ब्लेड से बनता है, पावर लेजर से होता है। देन केम द कंटूरर सॉफ्टवेयर। ये इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसपे हम एक्चुअली पेशेंट का नंबर एंटर करते हैं। दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज कंटूरर। उसको भी 10 साल हो गए, वेरी गुड सॉफ्टवेयर। अब तक 90% केसेस हम कंटूरर पे ही कर रहे हैं, मोर देन 90% ऑफ केसेस आप बोल सकते हैं। सो द कंप्लीट सर्जरी इज नोन एज ब्लेडलेस कंटूरर LASIK। Bladeless is the technology just entering in contour as a software, and LASIK is a. And how long does it take to do a surgery? Entire surgery takes 15 to 20 minutes, but उसमें जो laser part रहता है वो hardly कुछ seconds का रहता है, for 20-30 seconds. Okay. And उसमें पूरा power completely we can get rid of it, and completely painless procedure, क्योंकि drop डालते हैं हम eyes को numb करने के लिए, so patient won't feel anything. मतलब हार्ट पेशेंट्स यूजुअली हम हर पेशेंट से पूछते हैं आफ्टर द प्रोसीजर डिड यू फील पेन, क्योंकि पहले बहुत डर रहता है कि पेन होगा, बट नन ऑफ देम सेड कि पेन। हाँ, इनफैक्ट मैंने भी सर से करवाया, जस्ट पेनलेस। या सो एंड देयर वाज नो ब्लीडिंग। या बहुत पोस्ट ऑप केयर भी बहुत इजी था। सो ये कंटूर अब तक की बात हो गई है जो यूजुअली हम कर रहे थे। अब कंटूर का एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया सॉफ्टवेयर में, जिसे हम वेवलाइट प्लस इनोवेस कहते हैं। So Innovoice is the software जो again planning करता है, नंबर हम एंटर करेंगे मशीन में, एंड द सॉफ्टवेयर विल एंटायरली प्लान कि कैसे उसे आप पे सर्जरी परफॉर्म करना है कि हमारे रिजल्ट्स 0 तो हम अचीव कर ही रहे थे, उससे भी बेटर हो, जिसमें उसमें AI टेक्नोलॉजी के साथ है। यस, यू कैन से कि वो AI इन्वॉल्व है, बिकॉज द मशीन जो है वो अब पावर तो कंसीडर कर रही है पेशेंट, पर साथ साथ में काली पुतली, दैट इज कॉर्निया, लेंस, विट्रिस जो आंखों में जली रहती है, प्लस पीछे का पर्दा जो है, सारी ही चीजों को कंसीडर करके एक ट्रीटमेंट प्लान कर रही है। प्लस दिस टेक्नोलॉजी इज आल्सो फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी मतलब क्या, कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे आइज में एजिंग की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, जिससे अगेन थोड़ा सा नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है और विजन हमारी हैम्पर हो सकती है इवन आफ्टर एज। तो ये सारे ही चेंजेस जो आगे होने वाले हैं वो अभी ही टेक्नोलॉजी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में प्लानिंग दी है। अगर हम वो प्लानिंग परफॉर्म करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो जो रिजल्ट्स है जैसे तुरंत बाद हमें मिल रहे हैं वो और लॉन्ग लास्टिंग है। This technology is based on ray tracing, and this will create a 3D avatar. 3D वो वापस से. So all examination will be done and it will create a 3D model. The 3D model, the machine will accept the 3D model, and then 3D model will work on human eyes, right? These are something which we were not expecting कि वो हो सकता है। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था ना हमारे जमाने में कि हम चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं, वैसे ही इनके जमाने में ये चश्मे के नंबर से ज्यादा रोशनी चश्मा हटा के दे सकते हैं। So this is known as supervision. It's not possible in 100% of patients, but definitely more than 90% patients जो अभी तक जो limited इसकी results अभी आए हैं, because in India there are only few centers. We were the 5th number to start this technology, but जहाँ Western countries में thousands में जो surgeries हो गई हैं, उनके जो results publish हुए हैं, they says that is more than 50 to 60% of the patient is 6'5" or 6'4". More than 90% patients are 6'6". So this is quite encouraging, and this is quite good that we can at least give better vision and better quality of vision.
I am happy and I'm fortunate that I have done almost all types of cataract surgery, starting from extracapsular without IOL, then IOL, then phaco, then microincisional, then laser, and then Varia, that is digital guided, and now 3D. So all this development I have seen myself in last 33 years. हाँ बहुत ज्यादा है तो बहुत होते हुए देखा है हमने प्रैक्टिस को और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको इनकलकेट किया आपकी प्रैक्टिस में बहुत लोग बहुत सारे डॉक्टर्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते न्यू टेक्नोलॉजी या उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं बट उसका एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी बात है